दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए समय समय पर आपके मनोरंजन के लिए हैरत अंगेज कहानियाँ लेकर आते हैं। इसी श्रृंखला में आज भी आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। शायद आप इस कहानी के रहस्य व भयानक अनुभव को महसूस करते समय विचलित हो सकते हैं। कृपया सावधानी से ध्यानपूर्वक ईयरफोन लगाकर ही इस कहानी को सुनिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। संजना और राकेश की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। राकेश एक आईटी प्रोफेशनल है। वह उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र की एक मशहूर कंपनी में काम करता है। राकेश के पिता गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में एक गांव में किसान हैं जो कि खेती बाड़ी करके जैसे तैसे राकेश को पढ़ाया लिखाया, जिससे आज राकेश अपने पैरों पर खड़ा है। एक दिन राकेश जब अपनी कंपनी से घर की ओर आ रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक बेल बजती है। राकेश ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी। देखा तो राकेश के पिता चंद्रबली का फोन आया था। राकेश ने अटेंड किया तो उन्होंने बताया अगले महीने की 2 तारीख को छोटी की शादी तय हो गई है। तुम दोनों समय पर आ जाना, और हाँ, कुछ सामान वगैरह मैं बताऊंगा, उसे भी लेते आना। छोटी राकेश की छोटी बहन है, जिसकी शादी चंद्रबली ने अपने घर से 30 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के चुन्नीलाल के बेटे महेश से तय कर दी है। अब उसी की तैयारी में पूरा घर लगा हुआ है। धीरे धीरे राकेश की छोटी बहन मीना की शादी नजदीक आ रही है। अब लगभग 10 दिन ही शेष बचे थे। राकेश अपने नोएडा की कंपनी में कार्यरत है। अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। राकेश ने फोन उठाया। उधर से चंद्रबली ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, गांव में ज्यादातर सामान नहीं मिल पाता, उसके लिए शहर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ सामान जो महत्वपूर्ण है उसे मैं बोल देता हूँ, लेते आना। वैसे तुम कब तक आओगे? राकेश ने कहा, पिताजी, मैं और संजना रात वाली गाड़ी से परसों आएंगे। पिताजी, आप सामान लिखवा दीजिए। जो सामान चंद्रबली ने लिखवाया उसमें कुछ सामान ऐसे भी थे जिसका संबंध शादी से नहीं होता है। आखिर वह क्या था जिसको चंद्रबली ने अपने बेटे से मंगवाया था, जो किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे। उस सामान को सुनकर राकेश सन्न रह गया। उसके होश उड़ गए। अचानक वह मूर्छित होने की मुद्रा में हो गया। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने अपने पिता से पूछा, ये सब कब से चल रहा है? तभी उसके पिता ने कहा, जब आओगे तब मैं सारी बात एक एक करके बताऊंगा। राकेश और संजना सामान वगैरह पैक करने लगे। तभी संजना की नज़र उस सामान पर पड़ी जिसे चंद्रबली ने राकेश को मुख्य तौर पर खास करके मंगाया था। वो सामान पैक था, इसलिए संजना नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या है। उसने राकेश से पूछा भी, लेकिन राकेश ने कहा, अरे यार, घर चल रहे हैं ना, वहीं देख लेना, यहाँ पैकिंग खराब मत करो। ये कहकर राकेश ने बात टाल दी। लेकिन संजना को कुछ ठीक नहीं लगा। फिर भी वह सहम गई और राकेश की हाँ में हाँ मिलाने लगी। कहने लगी, चलो कोई बात नहीं है। राकेश और संजना रेलगाड़ी द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से उन्हें सवारी गाड़ी द्वारा अपने गांव सोलापुर जाना था। स्टेशन के बाहर कुछ तांगे वाले, जीप वाले और रिक्शे वाले एक साथ कई गांव का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, आओ आओ, जल्दी आओ, दानापुर, आनापुर, मानापुर, सोलापुर, हरिहरपुर, मैनापुर, दरबारपुर, खिचड़ीपुर आदि सभी गांव का नाम वो एक साथ ले रहे थे। जैसे ही राकेश ने जीप वाले के मुंह से सोलापुर का नाम सुना, दोनों उसी सवारी गाड़ी में जाकर बैठ गए। स्टेशन से सोलापुर लगभग 20 किलोमीटर दूर था। जब दोनों सवारी गाड़ी द्वारा घर की ओर जा रहे थे, तभी लगभग 10 किलोमीटर ही गए होंगे। ठीक उसी समय एक मोर उड़ता हुआ संजना की गोद में आ गया।
ये कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ पता नहीं चला। वह उस संजना की गोद में आने के बाद बेहोश हो गया। राकेश ने अपनी जीप रुकवाई और मोर को सहलाया, उसे पानी पिलाया। मोर को होश आ जाता है और वह पुनः उड़ जाता है। कुछ ही देर में जीप की यह सवारी गाड़ी सोलापुर में दाखिल होती है। गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर है, जहां से जीप के गुजरते ही राकेश ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। राकेश की मां अपने बेटे और बहू को देखकर फूली नहीं समाती। धीरे धीरे परिवार के सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और गांव के बच्चे और औरतें भी राकेश और संजना को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही राकेश की नौकरी लगी थी, तभी दोनों शहर चले गए थे। इसलिए बहुत सारी गांव की औरतें राकेश की बहू की मुंह दिखाई भी नहीं कर पाई थी, लेकिन आज वह भी पूरा हो जाएगा, यही सोचकर काफी लोगों का जमावड़ा लग गया था। कुछ देर के बाद चंद्रबली ने कहा, अरे बच्चों को छोड़ दो, इतनी दूर से आए हैं, नहाने खाने दोगे या नहीं। इतना सुनने के बाद सब लोग तितर बितर होने लगे। इसी बीच राकेश ने अपने सामने घर के प्रत्येक सदस्य को देख लिया, लेकिन एक सदस्य जिसको राकेश नहीं देख पाया वो कौन है? वो है मीना। आखिर मीना क्यों नहीं आई? राकेश ने सोचा उसकी शादी है ना, इसलिए शर्म के मारे नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूं उसके पास। जैसे ही राकेश मीना के कमरे की ओर बढ़ने लगता है, तभी राकेश की मां राकेश को मीना के पास से जाने से मना कर देती हैं। कहती हैं, नहीं बेटा, कल जाना, उसको देखने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राकेश को बेचैनी होने लगती है कि मेरी छोटी बहन है, वो कोई जेल में नहीं है, कोई कैदी नहीं है, वो घर में ही है। फिर भी माँ तुम मुझसे मिलने नहीं दे रही हो, चलो मैं झांक कर आ जाता हूँ। राकेश की माँ बार बार मना करती है, फिर भी वह नहीं मानता। आखिरकार मीना का दरवाजा खोल ही देता है। जैसे ही राकेश ने मीना का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो दृश्य उसने देखा वह बहुत भयानक था। राकेश ने देखा मीना के दोनों हाथ बंधे थे, बाल खुले थे, दोनों आंखें लाल थीं, पैर में बिल्कुल खुरचने आई हुई थी, कहीं कहीं खरोच भी आया हुआ था, हाथ पैर में मिट्टी लगा हुआ था, धूल धूसरित थे। ऐसे लग रहा था जैसे वर्षों से मीना ने नहाया धोया ही नहीं है। राकेश की आंखों में आंसू थे। वह दृश्य बर्दाश्त से बाहर था। राकेश सोचने लगा, शादी को सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। गांव वालों को नजर में मीना घर में मेहंदी लगा के बैठी है। गांव वाले सोच रहे होंगे मीना बाहर नहीं निकलती है, शायद उसके हाथों में मेहंदी लगने वाली है, उसकी शादी होने वाली है, अब वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता, मामला कुछ और है। राकेश के पिता ने राकेश को बुलाया और पूछा, वो सामान लाए हो बेटा जो मैंने तुम्हें स्पेशली बोला था? राकेश ने कहा, हाँ पिताजी लाया हूँ, आइए देखिए। तभी राकेश ने एक थैला अपने पिताजी को चंद्रबली को दिया। चंद्रबली ने तुरंत राकेश को बताया, बेटा आज मैंने रात 9 बजे मोहनपुर के तांत्रिक बाबा बटुकेश्वर दत्त को बुलाया है, आज वो मीना को ठीक करने आएंगे। उन्होंने ही इस सामान को मंगाने के लिए कहा था। यहाँ गांव में ये सब नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा तुम शहर में रहते हो, वहाँ ये सब आसानी से मिल जाएगा, इसलिए तुमसे मंगाना उचित समझा। राकेश बेटा, मीना को कुछ हवा का चक्कर है, इसलिए बाबा जी आज कुछ पूजा पाठ करके इसकी बीमारी को दूर करेंगे और मीना बिटिया पहले जैसी हो जाएगी, नहीं तो शादी भी नहीं हो पाएगी। बेटा मीना अपने होशो हवास में नहीं है, वो गाली बकती है, कोई भी उसके सामने जाता है तो उसको मारने दौड़ पड़ती है। धीरे धीरे शाम हो गई, लगभग रात के 8 बजने वाले होते हैं। तभी बाबा बटुकेश्वर दत्त अपने हाथ में कमंडल लिए आते हैं। अलख निरंजन के उद्घोष करते हुए घर की दहलीज पर कदम रखते हैं।
चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी बाबा बटुकेश्वर दत्त ने चंद्रबली को बुलाया और पूछा, सारा सामान आ चुका है चंद्रबली? तो चंद्रबली ने जवाब दिया, बाबा जी आ चुका है। बाबा बटुकेश्वर दत्त ने सामान को एक नजर से देखा तो संतुष्ट हो गए और चंद्रबली को कहा, हवन व पूजा का स्थान तैयार करो। थोड़ी देर में हवन व पूजा का कार्य बाबा बटुकेश्वर दत्त ने प्रारंभ करने के लिए राकेश द्वारा लाए गए सामान को खोला तो जो सामान उसमें था उसे देखकर संजना के होश उड़ गए। तब उसे ध्यान आ गया कि राकेश ने उससे उस वक्त क्यों नहीं बताया, क्योंकि यदि राकेश संजना को ये बात बताता तो शायद संजना गांव आने से इनकार कर देती, क्योंकि उस थैले वाले पैकेट में सभी सामान तांत्रिक पूजा से संबंधित थे। बाबा बटुकेश्वर दत्त ने पूजा प्रारंभ की और कपूर तथा अगरबत्ती जलाकर मीना को लाने के लिए कहा। राकेश ने डरे और सहमे कदमों से आगे बढ़ते हुए मीना के कमरे की ओर बढ़ने लगा। खुशी और गम, डर और भय दोनों भाव मन में लिए राकेश मीना के कमरे की ओर बढ़ रहा था। खुशी इस बात की थी कि मीना ठीक हो जाएगी, डर इस बात का था क्या वह मुझ पे हमला तो नहीं करेगी, क्या वह मुझको गाली तो नहीं बकेगी। यही सोचते सोचते राकेश ने मीना का दरवाजा खोल दिया। तभी मीना ने आंखें तरेरते हुए, दांत कटकटाते हुए बोली, क्यों बे कुत्ते, तू शहर से गांव आ ही गया? आखिर मैंने तुझे बुला ही लिया। अब तो बता दे, राम सिंह के पैसे किसने चुराए हरामजादे? तेरी वजह से मैं बलि का बकरा बन गया। राकेश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर मीना पुरुष की आवाज में क्यों बोल रही है। उसने मीना के दोनों हाथ पकड़कर पूजा स्थल की ओर ले जाने लगा। मीना के अंदर से फिर वही आवाज, पुरुष वाली, दोबारा, क्या रे कुत्ते, कहां ले जा रहा है मुझको? तूने सब कुछ तो ले लिया मेरा, क्या बचा है मेरे पास? हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तेरा पूरा खानदान तबाह कर दूंगा, एक एक करके सबको बर्बाद कर दूंगा। तभी बाबा बटुकेश्वर दत्त ने उस पर मंत्रोच्चारण कर कुछ फूंक मारी। मीना की आवाज शांत हो गई। राकेश ने मीना को पूजा स्थल पर बैठाया। बाबा जी ने फिर लौंग और अन्य पूजा सामग्री से हवन प्रारंभ किया और मीना से तेज आवाज में बोले, कौन है तू, कहां से आया है, क्या चाहता है, जल्दी बता। मीना खामोश रहती है। तभी बाबा जी ने दोबारा मंत्रोच्चारण किया और बोले, जल्दी बता, नहीं तो इसी हवन में तेरी समाधि बना दूंगा। मैं हूं बाबा बटुकेश्वर दत्त, महान तांत्रिक, मेरी आंखों में देख मूर्ख, जल्दी बोल, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तभी मीना के मुंह से निकला, नहीं नहीं, मुझे बख्श दो बाबा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर बताना, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बाबा जी, मैं और मेरा परिवार यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर मानापुर में रहते थे। मेरे पिता एक किसान हैं। मेरे पिताजी का नाम सूर्य प्रताप है। वो स्वभाव से कड़क हैं। क्रोधी स्वभाव होने के कारण मेरे पिताजी से गांव में उठ बैठ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक दिन हमारे यहाँ हरिहरपुर के तेजवीर रिश्ता लेकर आए। हमारे पिताजी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत खुशी होने लगी। मैंने सोचा जब शादी मेरी होगी तो लड़की तो मुझे भी पसंद होनी चाहिए। पिताजी के देखने से क्या होता है, वो तो मेरे साथ रहेगी, मेरी जिंदगी बनेगी। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई कि हम उस लड़की को कैसे देखेंगे। इसी उधेड़-बुन में 2 दिन गुजर गए। समझ में नहीं आ रहा था कैसे तेजवीर की लड़की को देखें। पिताजी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ होगी। इस प्रकार से हमें योजना बनानी चाहिए कि काम भी हो जाए और पिताजी को पता भी न चले, तभी ठीक होगा। यदि पिताजी को जरा सी भनक लग गई तो हमारी खैर नहीं। वैसे भी मेरे पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। काफी दिमाग खराब करने के बाद हमने योजना बनाई कि जब स्कूल की छुट्टी होगी तब उसके स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर उसे देखेंगे। वह 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी। अब प्रश्न ये था कि लड़की की कक्षा का हमें पता तो था, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम। सब बेकार चल रहा था।
अगले दिन मैं अपने एक दोस्त को लेकर हरिहरपुर के गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर गया। वहां मैंने चाय वाले से तेजवीर के घर का पता पूछा। चाय वाले ने उसका पता बता दिया, लेकिन हमें उनकी बेटी का नाम पूछना था। कैसे पूछूं? चाय वाला क्या सोचेगा, ये क्यों पूछ रहा है? कहीं यही धुनाई हो गई तो मेरे बाप को भी पता चल जाएगा कि दूसरे गांव की लड़की का मैं पता पूछता फिर रहा हूं। मेरा बाप मेरी जान ले लेगा। क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कैसे देखूं? अब तो बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसी गांव की उसी चाय की दुकान पर हमें बैठे बैठे शाम हो गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी गांव की कुछ औरतें सिर पर घास की टोकरी लेकर खेत से गांव की ओर जाने लगी। मैंने उनका पीछा कर लिया। कुछ दूर जाकर मेरा दिमाग काम कर गया। मैंने पूछा, चाची, मेरी बहन को एक अंग्रेजी की कॉपी चाहिए। वो कॉपी यहाँ इस गांव में कोई तेजवीर हैं, उनकी एक बेटी है। अब उसने बताया था कि उनकी बेटी का क्या नाम है, लेकिन अब मुझे उनकी बेटी का नाम नहीं याद है, लेकिन उसके पिताजी का नाम तेजवीर है, ये तो मुझको याद है। तभी उनमें से एक लेडीज यानी एक औरत ने तुरंत बोला, अरे फुलवा को पूछ रहा है क्या? उसकी तो शादी होने वाली है। मैंने कहा, हाँ काकी, उसी को ही पूछ रहा हूं। अब मुझे उसका नाम पता लग चुका था। इतना सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन स्कूल के बाहर मैं और मेरा दोस्त दोनों फुलवा को निहारने के लिए स्कूल के मुख्य गेट पर खड़े हो गए। थोड़ी देर में छुट्टी की घंटी बज गई। मेरे दिल की भी घंटी बजने लगी। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार करके बच्चे बाहर आने लगे। मगर फुलवा कौन है, कैसी दिखती है, ये पता कैसे चले? तभी मैंने एक बच्चे से पूछा, 12वीं कक्षा की छुट्टी हो गई है क्या? उसने कहा, उनकी छुट्टी आधा घंटे बाद होगी। आज उनकी एक्स्ट्रा क्लास है, फिर आधा घंटा रुकना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर सही उतनी थोड़ी देर और सही। थोड़ी देर बाद 12वीं कक्षा के बच्चों की छुट्टी हो गई। सब बच्चे एक एक करके आने लगे। सबसे पहले लड़की ही फुलवा है या दूसरी लड़की है या तीसरी, कैसे पता करूं? तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, जा तू एक लड़के से पूछ ले फुलवा कौन है। मेरा दोस्त भागकर एक लड़के से पूछा तो उसने बताया, वो पीछे जो पीले सूट में आ रही है वही है फुलवा। तभी आकर उसने मुझे बताया कि वह पीले सूट वाली लड़की ही फुलवा है। मैंने उसको देखा, उसे ये नहीं पता कि मुझसे ही उसकी शादी होगी। उसने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा। लेकिन फुलवा मेरी जिंदगी के लिए बहुत सही थी। जैसी मैं सोच रहा था वह लड़की ठीक वैसी ही थी। भोली भाली, किसी की ओर न देखने वाली, चुपचाप अपने काम से काम और सादगी पसंद लड़की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा होता है जब दो लोग ऐसे हों जो पहले से अनजान हो। जब उनकी शादी होती है तो कितना सरप्राइज होता है, कितना अच्छा लगता है। यदि ये सब चीज़ें पहले से ही एक दूसरे जान लेते हैं तो उनके लिए सब कुछ बेकार होता है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान होती है, क्योंकि वो सब चीज़ पहले से ही जान जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त घर आ गए। हम 4 दोस्त थे, मैं यानी शेखर, सौरभ, राकेश, शोभित। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पिताजी स्वभाव से बेशक कड़क थे, लेकिन कभी वो गलत का साथ नहीं देते थे। सही को सही, गलत को गलत ही कहते थे। इसलिए गांव में कुछ की नज़रों में अच्छे थे, लेकिन कुछ की नज़रों में उन्हें बहुत बुरा भला कहते थे। धीरे धीरे मेरी और फुलवा की शादी की तैयारी शुरू हो गई। तभी दूसरे गांव से एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि पास के दूसरे गांव मैनापुर में आज की रात नौटंकी होने वाली थी। उस गांव में चौधरी श्याम सिंह की परदादी 101 साल पूरे करके परलोक सिधार गई थी। उनकी 13वीं में ये प्रोग्राम रखा गया था। तो अब देरी किस बात की, सभी दोस्तों ने मिलकर आज नौटंकी देखने चलेंगे, ऐसा फैसला कर लिया। खूब मजा आएगा, यही सोचकर हम लोग नौटंकी देखने रात को दूसरे गांव में चले गए। जब नौटंकी का मजा जोरों पर था तब रात के 1 बजे थे।
सब खूब मजे ले रहे थे। नगाड़े और हारमोनियम की आवाज बिल्कुल समा बांध रही थी। मजा जोरों पर था। तभी गांव में अचानक हल्ला मच गया। किसी ने बहुत तेजी से शोर मचा दिया, राम सिंह के घर चोर आ गए हैं, उनके यहाँ चोरी हो गई है। नौटंकी बंद हो गई। चारों ओर तो चोरों की तलाश में लोग तितर बितर भागने लगे। हम लोग भी धीरे धीरे अपने घर की ओर भाग लिए। दूसरे गांव वालों ने हमें भागते हुए देख लिया। उन्हें लगा हम ही चोर हैं। हम में से राकेश ने अंधेरे का फायदा उठाया और भाग निकला, लेकिन मैं, सौरभ और शोभित गांव वालों के हाथ लग गए। उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा, पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने दरोगा जी से बहुत मिन्नत की, हम चोर नहीं हैं। उसने हमारी एक न सुनी, हमें ले जाकर थाने में बंद कर दिया। हम तीनों को 2 साल की सजा हो गई। अगर राकेश चाहता तो हमें बचा सकता था, लेकिन ये स्वार्थी निकला। इसने मेरे साथ गद्दारी की, क्योंकि राकेश को कुछ दिन के बाद पता चल गया था कि चोरी में खिचड़ीपुर के कुछ पुराने चोरों का हाथ है। उन्होंने ही नौटंकी नाच का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया है। जब पुलिस को पता चला कि असली चोर कौन है, तब तक हम काफी सजा काट चुके थे। शर्म और बेइज्जती के मारे मैं घर नहीं गया। सोचा पिताजी मुझे क्या कहेंगे, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने पास की नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। मेरी फुलवा से शादी का जो सपना था वो टूट गया। इस स्वार्थी मित्र को, राकेश को मैं क्या कहूं। इसने मेरे साथ अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाया और मेरी फूल जैसी फुलवा से शादी कर ली। ये संजना ही मेरी फुलवा है। इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि जेल से गांव में प्रवेश करता तभी मुझे पता लग चुका था कि मेरी फुलवा की शादी राकेश से हो चुकी है। तभी मैं गांव के बजाय नदी की ओर गया। मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। तभी बाबा बटकेश्वर दत्त आहुति देते हैं और कहते हैं, जा, आज के बाद तू मुक्त है, तुझे इस मृत्यु लोक से मोक्ष की ओर भेज रहा हूं मेरे बच्चे। बाबा बटकेश्वर दत्त हवन में पूर्णाहुति देकर शेखर की आत्मा को मुक्त कर देते हैं। थोड़ी देर में मीना अपने होश में आ जाती है। राकेश चंद्रबली, उसकी माँ, सब मीना को ठीक होता देख बहुत खुश होते हैं। मीना की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। मीना अपने घर खुशी से विदा हो जाती है। चारों ओर खुशी का माहौल हो जाता है। कहानी समाप्त हो चुकी है। कहानी कैसे लगी अवश्य बताइए। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। फिर मिलेंगे एक और हैरत अंगेज, रहस्य और रोमांच से भरपूर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।